हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, गॉस थ्योरम का उपयोग करके हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की कैलकुलेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में जैसे कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है Q/4πε0 r²। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बट यदि हमारे सामने ये एक लॉन्ग लेंथ वायर आ गया, एक लंबा वायर आ गया और हमने इसको चार्ज दिया, तो यहाँ पर चार्ज की कैलकुलेशन हम किस प्रकार करेंगे? तो चार्ज की कैलकुलेशन करने के लिए अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये फॉर्मूला इसमें नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट को हमने माना P, इसका यहाँ से डिस्टेंस, इस चार्ज से डिस्टेंस तो r है, बट इस चार्ज से डिस्टेंस r नहीं है, इस चार्ज से डिस्टेंस r नहीं है, r1 r2 r3 है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के कारण ही एप्लीकेबल होता है। तो इसके लिए हमने क्या माना था कि ये लॉन्ग लेंथ वायर है। तो लॉन्ग लेंथ वायर है तो पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसको हमने नाम क्या दिया था? लैम्डा। पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है? लैम्डा, ये हमने नाम दिया था इसको। ठीक, और फिर हम लोगों ने इसमें एक मेथड लगाया था कि इस कैलकुलस मेथड। उस कैलकुलस मेथड में हम क्या करते थे, इसके छोटे छोटे पार्ट ले लेते थे और सब पार्ट को ऐड कर कर यहाँ पर नेट फील्ड हम निकालते थे। बट दिस इज रॉन्ग मेथड। इस मेथड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला करेंगे। तो अब कोई भी शेप हो और किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए अब हम गॉस थ्योरम का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। अब गॉस थ्योरम का उपयोग कर कर हम डिफरेंट तरह के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताऊंगा और उस मेथड को आप याद कर लेंगे और उस मेथड को याद कर कर आप किसी भी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मेथड किस तरह से है। इसके 4 स्टेप्स हैं और 4 स्टेप्स आपको पूरे फॉलो करने हैं। एक बार आप इस मेथड को याद कर लेंगे और अप्लाई करना सीख लेंगे तो बाद में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेथड को गॉस थ्योरम के बेसिस पर निकाल सकते हैं। वो मेथड क्या है? पहला पॉइंट उसका ये कहता है, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। सबसे पहले हमको क्या करना है? एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करनी है, ठीक है। और एक बात याद रखिए, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है और गॉस थ्योरम कब एप्लीकेबल होता है? पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था, जब चार्जेस कहाँ होते हैं? एक क्लोज सरफेस के अंदर होने चाहिए। तो हमको ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है जो इस चार्ज को क्या कर ले? कवर कर ले। तो हमने ये गॉसियन सरफेस लिया इस तरह से। अब ये गॉसियन सरफेस हमने जो इमेजिन किया है, दिस इज गॉसियन सरफेस, ठीक। तो ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ आ गया? इसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? हमको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है, ठीक। दूसरी चीज, स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको ये स्पेसिफाई करनी है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम स्फीयर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिस 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 एंड दिस दिस, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और सब जगह डिस्टेंस सेम होने के कारण हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब यह है कि हर एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q/r² की वैल्यू कैसी है? सेम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? सेम हो गया। दूसरी चीज, हमको थीटा की कैलकुलेशन करनी है। तो थीटा की कैलकुलेशन करने के लिए यहां पर हमने एक स्मॉल एरिया माना ds, तो इसका एरिया वेक्टर दिस। तो ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। यहां एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। यहां 0 डिग्री, यहां 0 डिग्री, यहां 0 डिग्री, यहां 0, एवरीवेयर आर सेम एंगल। तो इस ये वाला जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, वो इस पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, इस पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? पहले पॉइंट हमको क्या बता रहा है? हमको एक कंसीडर करना है एक गॉसियन सरफेस। उसके बाद हमको स्पेसिफाई करना है किसको? डायरेक्शन को और एंगल को। ये पहला पॉइंट याद रखिए, ठीक है।
ऐसा इसी तरह से मैंने आपको ये शेप दिया, ये एक लॉन्ग लाइन कंडक्टर है, इसको मैंने चार्ज दे दिया। अब यहां पर आप इस तरह का गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसके सेंटर से ये डिस्टेंस r1 है, बट ये डिस्टेंस r2 है। यहां से देखेंगे, या सेंटर की, मैं यहां से बात कर रहा हूं, यहां से इसका डिस्टेंस r2 है, यहां से r3, इस तरह से हर जगह डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? डिफरेंट हो गया। तो इन दिस सिचुएशन दिस इज गॉस सरफेस फेल्ट। तो इस तरह का आप गॉसियन सरफेस नहीं बनाएंगे। तो आप कोई दूसरा गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, वो कुछ इस तरह का हो सकता है। दिस इज कंडक्टर लाइक दिस। तो इसके लिए हमने अगर ऐसा गॉसियन सरफेस लिया सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल में हर जगह देखिए आर कैसा है? सेम है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम दूसरा गॉसियन सरफेस इमेजिन कर सकते हैं, और फिर उसमें क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे और एंगल को स्पेसिफाई करेंगे, राइट। तो ये आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कंसीडर करना है गॉसियन सरफेस और स्पेसिफाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा। उसके बाद अगली चीज आती है कैलकुलेशन। आप कोई भी सरफेस के लिए, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने एक सरफेस बनाई और उस सरफेस से आप लिंक क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए हमको ये फॉर्मूला पता है, फाई इक्वल टू EdS, ये हमको फॉर्मूला पता है। और इसी को लिखने का तरीका क्या है? EdS cos थीटा। तो अब आप कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे? क्योंकि आपको E पता है, हर जगह सेम है, थीटा पता है, सेम है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारी क्या रहेगी? कैलकुलेशन रहेगी। एक चीज और बड़ी समझ लीजिए, जो आपने गॉसियन सरफेस बनाई है, वो गॉसियन सरफेस आपकी कहां से होकर जानी चाहिए? तो आंसर है उस जगह से होकर जानी चाहिए जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैलकुलेट कर रहे हैं तो गॉसियन सरफेस इस लोकेशन से होकर जानी चाहिए, तब इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। अगर आपने गॉसियन सरफेस यहां बना दी तो दिस इज नॉट गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये पीछे नहीं जा रही। अगर आपने गॉसियन सरफेस यहां बना दी, ये भी गॉसियन सरफेस नहीं है, ठीक है ना। यहां बना दी, ये भी गॉसियन सरफेस नहीं है। तो गॉसियन सरफेस आपको कहां बनानी है? जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जगह पर निकाल रहे हैं, तो वहां से टच करते हुए जानी चाहिए, और चार्ज कहां आना चाहिए? उसके अंदर आना चाहिए। ये पॉइंट पक्का याद रखिए। तो दो पॉइंट हो गए, कैलकुलेशन हो गई और ये हो गया। उसके बाद अगली चीज, कैलकुलेशन करने के बाद हम चार्ज को देखेंगे कि जो आपने गॉसियन सरफेस मांगनी है उसके अंदर कितना चार्ज है, उसको काउंट करेंगे इनसाइड द चार्ज। तो चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे, जो भी होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में क्या आता है? कैलकुलेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के पास कितना चार्ज है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। लास्ट पॉइंट इसमें क्या है? जब ये सारा काम कर लोगे आप, तो उसके बाद आप अपनी गॉस थ्योरम लगाएंगे। तो गॉस थ्योरम लगाएंगे, और गॉस थ्योरम लगाएंगे तो गॉस थ्योरम क्या होती है? दिस, ये गॉस थ्योरम होती है। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है EdS क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें आप E की वैल्यू पुट करेंगे और आप क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के बेसिस पर, वो सारी में ये 4 स्टेप आप लगाएंगे और वो कैलकुलेशन आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली कैलकुलेशन। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे गॉस थ्योरम का प्रयोग करके। तो देखिए किस प्रकार हम निकाल पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने एक पॉइंट चार्ज लिया +Q, ठीक। मेथड आपको पता है। मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है? एक कंसीडर गॉसियन थ्योरम, सॉरी कंसीडर गॉसियन सरफेस। आपको एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करनी है, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इस प्रकार का गॉसियन सरफेस हमने माना। स्फेरिकल सेल की कल्पना की, दिस इज स्फेरिकल सेल, ओके। तो ये जो स्फेरिकल सेल है जो काय की तरफ वर्क कर रही है? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ओके। अब पॉइंट चार्ज इसके अंदर है, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगी सारी इसके अंदर आ जाएंगी, तो सारा का सारा फ्लक्स इससे क्या हो जाएगा? लिंक्ड हो जाएगा, ठीक, ओके। अब हम इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए
सबसे पहले गॉसियन सरफेस मानी हमने, तो हमने एक लाइन लिख दी, लेट कंसीडर अ स्फेरिकल सेल एज गॉसियन सरफेस। काय की तरह वर्क कर रही है? गॉसियन सरफेस की तरह, ठीक है। चार्ज कहां रखा है? इट हैज सेंटर एट प्लस क्यू, सेंटर पर रखा है। और जो ये स्फीयर है इसकी हम लोगों ने रेडियस कितनी मानी है? आर मानी है, आर, ठीक ठीक। सो दैट पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस। अब इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, यहां से होकर ये सरफेस जा रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस। क्योंकि पहले बता चुका हूं पॉइंट वहां होना चाहिए, यहां से गॉसियन सरफेस होकर जा रही है, या ये कहेगी जिस जगह हमने पॉइंट लिया है उस जगह से गॉसियन सरफेस होकर जानी चाहिए, ठीक, ओके। अब हमें इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना है? फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करेंगे, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। दूसरी चीज हमको ये देखना है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी कितनी है। तो हमको पता है कि इससे आर डिस्टेंस है सब जगह, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होनी है? सेम होनी है, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ऑन द सरफेस हैज सेम मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां 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 आप इस सरफेस पर कहीं भी पर भी बिंदु लीजिए, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कैसी होगी? सेम होगी, ओके। तो पहले पॉइंट में गॉसियन सरफेस माननी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेसिफिकेशन करना था, तो हमने कर लिया। दूसरा स्पेसिफिकेशन क्या है? थीटा। थीटा देखिए, तो यहां पर हमने एक स्मॉल सरफेस मानी, स्मॉल सरफेस। तो स्मॉल सरफेस ये है दिस, लाइक दिस, ds। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? दिस इज एरिया वेक्टर, ds वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। अगर हम ये सरफेस यहां मानते तब भी एरिया वेक्टर कैसा आता? परपेंडिकुलर आता, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनता? 0 डिग्री। तो आप कहीं भी देखिए, इसको देखिए, हर जगह इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे निकल रही है। अगर यहाँ एरिया लेते हो, इतना एरिया लेते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन, यहाँ लेते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन, यहाँ लेते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन। हर जगह कहीं भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एंगल सेम है। तो ये एक सिमेट्रिकल शेप है, किसके लिए? फॉर दी पॉइंट चार्ज के लिए। वो सब चीज हमको लिखनी है। तो ये पहला पॉइंट हमने अपने मेथड का अप्लाई किया अपने इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए ये एक बिंदु आवेश है, जिससे r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बिंदु O को सेंटर मानकर r रेडियस का हम क्या करेंगे? एक गोला खींचेंगे, स्फीयर बनाएंगे, जो काय की तरह कार्य करेगा? गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, ठीक है। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण सेम है, और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के साथ एंगल कितना है? 0 डिग्री, ठीक है। ये हिंदी में भी हो गया, ओके। अब हम इसकी कैलकुलेशन, सेकंड स्टेप हमारे मेथड में क्या थी? कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस। इस सरफेस से लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन देखिए। हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला? फाई इक्वल टू EDS, क्लोज्ड इंटीग्रल EDS। चूंकि एक ही सरफेस है और वो भी क्लोज्ड है, इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रल का साइन हमने लगाना है, ठीक है, ओके, डन। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? EDS cos थीटा। यहां एवरीवेयर थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। सो पुट हियर EDS cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। सो देयरफॉर फाई इक्वल टू EDS, ये आ जाएगा। और E का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो E कांस्टेंट बाहर आ गया। और स्फीयर का एरिया हमको पता है पहले से ही, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। ये हमारा क्या निकल आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस, ओके। हमने कितनी स्टेप कंप्लीट कर ली? 1 2। अब थर्ड स्टेप में हमको क्या देखना है? चार्ज।
तो हम लिखेंगे चार्ज Q इनसाइड द सरफेस। अब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, तो आंसर है प्लस Q। ओके, तो चार्ज कितना है, प्लस Q। तो 3 स्टेप हो गई। पहली स्टेप में गॉसियन सरफेस मान ली, दूसरी स्टेप में हमने इसको सॉल्व किया, तीसरे स्टेप में हमने चार्ज मान लिया, राइट। इस चार्ज की कैलकुलेशन कर ली, कितना चार्ज है, Q चार्ज है। थर्ड में हम क्या करेंगे, किसको यूज करना है, गॉस थ्योरम को। यूज गॉस लॉ लिख लीजिए, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, हाँ ऐसे लिख लेते हैं, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गॉस थ्योरम, ठीक है। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना है, इसको आपको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देना है। दोनों इक्वेशन से कंपैरिजन कर लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फाई से फाई कैंसिल हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप E की वैल्यू निकाल लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो देखिए सिंपल कूलाम फोर्स का हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आती है। तो पॉइंट चार्ज के कारण गॉस थ्योरम को भी अप्लाई कर भी हम वो चीज बना सकते हैं, ठीक है। ओके, दैट्स राइट मेथड, ओके ठीक। अब अगर आप चाहें तो गॉस थ्योरम से हम कूलाम लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, कूलाम लॉ को किस तरह से प्रूव करेंगे, हमको ये पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E, ठीक। हमको E पता है, यहां रख देंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स। तो हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, एक परीक्षण धनावेश रखा हुआ है। अगर यहां परीक्षण धनावेश रखा हुआ है तो इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन फोर्स प्लस Q नॉट चार्ज ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो हम प्लस Q आवेश पर फोर्स निकालना है, किसके बेसिस पर, चार्ज के बेसिस पर। कितना होता है, Q नॉट E, राइट। तो E की वैल्यू अगर हम यहां रख देते हैं तो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस इज कूलाम स्क्वायर, कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हम गॉस थ्योरम से कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया, किसके आधार पर, गॉस थ्योरम का उपयोग करके। और दूसरी चीज आपने क्या निकाल लिया, फोर्स की कैलकुलेशन भी कर ली, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन लेते हैं, लाइन चार्ज। ओके, इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखिए, लाइन चार्ज। रेखा आवेश पर, रेखा आवेश के कारण हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। रेखा आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये हमने एक रेखा चालक ले लिया, एक लंबा कंडक्टर ले लिया, ठीक है। इसको हमने चार्ज दिया, ठीक। अब इसको हमने जब चार्ज दिया है, ठीक है, तो वो चार्ज कितना होता है, तो उसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने की है कि अगर एक लॉन्ग कंडक्टर है तो हम पर यूनिट लेंथ पर, प्रति इकाई लंबाई पर चार्ज कितना मानते हैं, लैम्डा, ठीक है। कितना मानेंगे, लैम्डा। और इसकी लेंथ कितनी है, पहले हमने चार्ज मान लिया लैम्डा, तो चार्ज की वैल्यू कितनी, लैम्डा पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई पर। अभी आवेश कितना माना हमने, लैम्डा माना, ये आप मान के चलिए, ठीक। ओके, पर यूनिट लेंथ पर इतना चार्ज है कूलम पर मीटर, लैम्डा, ओके, इसकी पर यूनिट लेंथ पर। अब हमको इस लाइन चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए सबसे पहला हमने मेथड का पहला पॉइंट क्या है, हमको एक गाउसियन सरफेस क्या करनी है, इमेजिन करनी है। और वो इमेजिन कर इस तरह से करनी है कि वो पॉइंट P से होकर जाए और सिमेट्रिकल हो। तो अब हमने क्या किया, इस केस में गोला नहीं बनाया, क्योंकि गोला हम बनाएंगे तो वो सिमेट्रिकल शेप नहीं होगी इन दिस केस सिचुएशन, बट हम सिलेंडर बनाएंगे तो वो इस केस में क्या हो जाएगी, एक सिमेट्रिकल शेप होगी। देखिए
तो अब हमने एक सिलेंडर बनाया, इस कंडक्टर को इसी सिलेंडर का एक्सिस मानकर हमने एक सिलेंडर की कल्पना की, और ये सिलेंडर इस पॉइंट से होकर जाता है और इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट। ठीक है, तो इस सिलेंडर का जो अक्ष है वही उसी स्थान पर कौन है, लाइन चार्ज है। ठीक है, ओके। इस सिलेंडर की रेडियस हम लोगों ने कितनी मानी है, r, और लेंथ कितनी मानी है, l। तो अभी मैंने आपको बताया पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना माना है हमने, लैम्डा कूलम पर मीटर। प्रति इकाई लंबाई पर आवेश कितना माना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। ये इस तरह के केस में चार्ज को कैलकुलेट करने का तरीका होता है। किस फॉर्म में मानते हैं लाइन वाले, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, कि अगर ऐसा केस होगा तो आपको चार्ज कैसे निकालना है, लैम्डा के रूप में। ठीक, ओके। अब अगली चीज पर आते हैं। अब अगली चीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लाइक दिस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लाइक दिस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लाइक दिस। तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, चाहे इधर देखिए चाहे इधर देखिए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर है इसमें दो सरफेसेस होती है। दिस इज वन सरफेस लाइक दिस, बेटा इधर करना जरा एक मिनट, ये दिस इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, अब इसमें ये जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस होती है, वक्राकार, और ये जो होती है ये फ्लैट सरफेस होती है। तो दो सरफेस हो गई। तो इस सरफेस के लिए कैलकुलेशन करेंगे और फिर इस सरफेस के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो इस केस में दो सिमेट्री है, एक वक्र पृष्ठ के लिए और एक समतल पृष्ठ के लिए, यानी कि एक कर्व सरफेस के लिए और एक फ्लैट सरफेस के लिए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही सिमेट्री हो, दो सिमेट्री हो, अलग अलग पार्ट में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इधर देखिए, ये हम बात कर रहे हैं कर्व सरफेस की। तो कर्व सरफेस पर हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया लाइक दिस ds, तो इसका एरिया वेक्टर दिस ds वेक्टर। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एंगल कितना आया, 0 डिग्री। ठीक है, अगर हम एरिया यहां लेते ds, तब भी ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होती, तब भी एंगल कितना आता, 0। तो पूरी कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। दूसरी चीज एंगल सेम है, और यही हमको स्पेसिफाई करना होता है एक किसी भी गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल, क्योंकि ये r डिस्टेंस है हर जगह पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी हर जगह कैसी होगी, सेम होगी। ठीक, ये तो इसकी बात हो गई, किसकी, कर्व सरफेस की। अब फ्लैट सरफेस को देखिए, फ्लैट सरफेस को अब हमने यहां लिया एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इसी तरह से अगर हमने एक एरिया यहां लिया ds, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है कर्व सरफेस के लिए। ओके, सिमिलरली फ्लैट सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, बट एंगल कितना है, 90। हाँ, कहीं भी लीजिए 90 90 90, यहां लीजिए 90 90 90, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इस केस में ये सिमेट्रिकल शेप होगी सिलेंडर। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लेंगे, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो कैलकुलेशन देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है EDS। ओके, अब इसी को लिखने का तरीका क्या होता है, EDS cos थीटा। ठीक है, इस पूरा जो क्लोज सरफेस है, ये जो पूरा क्लोज सरफेस है, इसको हम दो पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं, तीन पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो हमने ये स्टेप ली 0 और cos 0 कितना होता है 1, तो ये सब 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास, EDS इक्वल टू E कौन, चलो पहले लिख लेते हैं, सॉरी, कर्व सरफेस के लिए EDS बचा। ठीक है, यहां से E कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब ये जो ds है और ये क्या है, सिलेंडर। ठीक है, और सिलेंडर का वो हम एरिया किस तरह से निकालते हैं, 2 पाई r, नीचे का एरिया और हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 पाई r, और यहाँ पर हाइट के फॉर्म में कौन चल रहा है, l, तो 2 पाई r l। बेलन का वक्र पृष्ठ आपने सुना है,
ठीक है, तो ये बेलन का प्रश्न निकाल लिया। ओके, ये आ गया EDS, ठीक है। इसके बाद ये हमारी सेकेंड स्टेप हो गई। अब थर्ड स्टेप में हमको क्या करना पड़ता है, चार्ज कैलकुलेट। चार्ज Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ओके, तो चार्ज की कैलकुलेशन देखिए, ये तो लॉन्ग लेंथ वायर है, लंबा वायर है, ठीक। गॉसियन सरफेस हमने जो बनाई है वो सिलेंडर की लेंथ कितनी है, L। अब इस L लेंथ में जितने भी चार्ज आ रहे हैं उसकी पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होता है, लैम्डा। और ये गॉसियन सरफेस कितनी लेंथ की है, L लेंथ की है, तो 1 यूनिट पर लैम्डा चार्ज होता है, 2 यूनिट पर 2 लैम्डा होता है, तो L लेंथ पर कितना होगा, L लैम्डा हो जाएगा। तो चार्ज की कैलकुलेशन क्या हो गई, L इंटू लैम्डा, ठीक है। थर्ड सिचुएशन में हमको क्या करना है, गॉस थ्योरम, यूज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमने लगाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। दोनों को कंपेयर किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया, E2 पाई आर एल इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहां से Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, राइट। और Q की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, लैम्डा एल, तो वो भी मैं यहां रख देता हूं, लैम्डा इंटू एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस न्यूटन पर कूलम। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकाल लिया, हाँ, लाइन चार्ज के लिए, ठीक है। तो लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, स्क्वायर में नहीं होता, काय में होता है, सिंपल होता है, R के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप R बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। एक सीट के कारण, इनफाइनाइट सीट है हमारे पास, उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दिस इज इनफाइनाइट सीट, ये इसके चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से। ओके, इसके 1 स्क्वायर मीटर में चार्ज की कैलकुलेशन हम लोगों ने सीखी थी, क्या होती है, सिग्मा। 1 स्क्वायर मीटर में चार्ज की कैलकुलेशन को हम क्या लिखेंगे, सिग्मा, ठीक है। और अगर इसका एरिया S है तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू सिग्मा S। तो 1 स्क्वायर मीटर में चार्ज की क्वांटिटी सिग्मा, 2 में 2 सिग्मा, 3 में 3 सिग्मा, अगर टोटल S है तो कितना हो जाएगा, सिग्मा है। ये तो किसकी बात हो गई, चार्ज की, ठीक। ये हम बाद में हमको जरूरत पड़ती है चार्ज काउंट करने की, तो वो मैंने आपको पहले बताया, ठीक। अब ये जो सीट है इससे R डिस्टेंस पर, ओके यही मान लेते हैं, R डिस्टेंस पर हियर दिस, यहां पर एक पॉइंट P है, ओके। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दिस। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमको एक गॉसियन सरफेस बनानी है। और गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर चार्ज आ जाए, और दूसरी वो इस सरफेस, इस पॉइंट से होकर जाए। तो इसमें जो बेस्ट गॉसियन सरफेस होगी वो इस तरह से होगी, दिस इज अ फ्लैट शीट। तो ये जो फ्लैट शीट है, ये हमने एक सिलेंडर की कल्पना की, सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर है इसको पंचेस करते हुए ऐसे निकलेगा, इस तरह से। तो इस सिलेंडर के अंदर, इस सीट के अंदर जो भी चार्ज होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, और उस चार्ज के कारण हम किसी पॉइंट पर क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर आप चाहो तो ये सीट में हम सिलेंडर मान रहे हैं, आप चाहो तो क्यूब भी मान सकते हो, ठीक है। तो क्यूब के लिए भी आप कैलकुलेशन करेंगे, सेम कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। तो हमने सिलेंडर मान लिया अपने कन्वीनियंट के लिए, ठीक। तो हमने बनाया सिलेंड्रिकल शेप लाइक दिस, इस तरह से देखिए।
और ये सिमेट्रिकल हो जाए तो उसके लिए हमने इसके पीछे भी बनाया। ओके, इस तरह से ये क्या बन गई इसकी सिमेट्रिकल शेप। ठीक, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर है, सेंटर से ये डिस्टेंस भी यहाँ तक क्या होगा, आर होगा। ठीक, अब इसमें अगली चीज हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, दिस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, दिस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, दिस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, दिस। ओके, तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब यहां पर हमने एक कर्वेचर लिया, यहां पर ये एक स्मॉल सरफेस मानी, तो स्मॉल सरफेस इसका नाम हम लोगों ने रख दिया ds मान लीजिए। तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ds वेक्टर होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर है, 0 एंगल पर। तो दिस इज फ्लैट सरफेस। ये सिलेंडर कौन सी सरफेस है, फ्लैट सरफेस है। और फ्लैट सरफेस में कहीं भी आप स्मॉल एरिया मानते हो, सब जगह एंगल कितना आना है, 0 आना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी सेम है, क्योंकि कितनी डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं हम, r डिस्टेंस पर। ठीक, इसी तरह से अगर आपने ये वाली जो है, ये कौन सी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, यहां पर आपने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया लाइक दिस। ओके, ये ds, तो इसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना आया, 90 डिग्री। तो ये फ्लैट सरफेस हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी फ्लैट सरफेस की। तो दूसरी फ्लैट सरफेस पे भी आपने एरिया माना दिस, इसका ये एरिया वेक्टर है लाइक दिस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही होगी, दिस वे, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी, पीछे की तरफ भी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना आया, 0 डिग्री। तो दोनों फ्लैट सरफेस के लिए एंगल कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। और कर्व सरफेस के लिए कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह कैसी है, सेम है। एंगल हमने देख लिया। अब हम करते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसको इस तरह से लिखा। अब इसको हम जितने पार्ट में कर रहे हैं उतने पार्ट में हम कर लेंगे कैलकुलेशन। तो क्लोज हट गया, मतलब सारा पार्ट हमने ले लिया इसका। तो कितने पार्ट में कर रहे हैं, 3 पार्ट में। पहली कौन सी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, तो हमने लिखा कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो cos 90 लिख दिया। दूसरी कौन सी सरफेस है, फ्लैट सरफेस, इस पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। एक फ्लैट सरफेस ये है, इस पर भी एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, cos 90 0 होता है, cos 0 1 1, तो ये दोनों पार्ट बचेंगे, ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो अब इधर आइए, ये बचा EDS, E कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ds का इंटीग्रेशन s होता है, E कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ds का इंटीग्रेशन s होता है। ES हमने ऐड कर लिया। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, फर्स्ट। ठीक, अब अगली चीज क्या करते हैं, हम चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं। तो चार्ज की कैलकुलेशन यहां पर कैसे होगी, पर यूनिट पर मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज हमने माना है, सिग्मा। और टोटल एरिया s है, ठीक है, s है, तो s एरिया से चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। ठीक, अब ये सेकंड काम हो गया। थर्ड में हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ये हमने क्या अप्लाई की, गॉस थ्योरम, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को हमने कंपेयर किया, और कंपेयर करने पर हमें क्या मिलने वाला है, ये वाला पार्ट सेम है, तो ये तो हट गया, दिस इक्वल टू दिस, ये आ गया। और Q की वैल्यू ये हमने यहां पर पुट कर दी, सिग्मा s। ठीक है,
सिग्मा एस आ गई, एस से एस कैंसिल हो गया, ये बचा, यहाँ से ई की 2e बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद ई की वैल्यू निकाल ली दिस। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसके कारण, एक इनफाइनाइट सीट के कारण। ठीक, ओके, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब मेरे को एक चीज बताइए इसमें, इधर देखिए, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अभी मैंने निकाला, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो डिस्टेंस है r, यहां ये पॉइंट है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। अगर मैंने ये डिस्टेंस r बढ़ाकर 2r कर दी तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताइए, सोचकर बताइए। डिस्टेंस r थी, डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या सेम रहेगा? तो आंसर है सेम रहेगा, क्योंकि हमारे इस फॉर्मूले में r नहीं आता। तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। भले ही आप डिस्टेंस बढ़ाते चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बट हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है, बट यहां नहीं हो रहा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब इस चीज को देखिए जरा, ये प्लेन शीट है, मान लीजिए लाइक दिस। अब इस प्लेन शीट से ये लाइंस निकल रही हैं, तो ये लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है, लाइंस कैसी हैं आपस में, पैरेलल। अब कहीं भी चले जाइए, कितनी भी डिस्टेंस पर चले जाइए, हर जगह ये लाइन कितनी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो मैंने यहां पर एक रिंग पहनाया इसको। अब इस रिंग से 1 2 3 4 5 लाइनें पास कर रही हैं। तो अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो अभी भी कितनी कर रही है, 1 2 3 4 5, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिस्टेंस r1 है, लेकिन ये डिस्टेंस r2 है, और हर जगह जितनी लाइन की क्वांटिटी यहां से पास हो रही थी उतनी लाइन की क्वांटिटी यहां से भी पास हो रही है। तो इस केस में r की वैल्यू बढ़ने से e की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये आपने पढ़ा है। और हर जगह e की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनता है, लाइक दिस। अच्छा, अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज में क्या प्रॉब्लम आती है, ये पॉइंट चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो अगर मैंने यहां पर एक रिंग पहनाई, इसकी डिस्टेंस r1 है, तो 1 2 3 4 5 6 इतना ज्यादा लाइन इसमें आ गई, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसंट्रेशन ऑफ लाइन बहुत ज्यादा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा होगा। बट अगर यही छल्ला मैं यहां पर पहनाता हूं तो कितनी लाइन आई, 2, और जबकि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, वीक हो गया। यहां पर पहनाया एक लाइन आ रही, यहां पहनाया एक भी लाइन नहीं आ रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के अनुसार क्या होता है, चेंज होता जाता है, वीक होता जाता है। क्योंकि यहां फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो अगर आप डिस्टेंस बदलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, ये आप लाइन की कंसंट्रेशन से समझ सकते हैं। और यहां पर सेम रहेगा, क्यों होगा, ये आप लाइन की कंसंट्रेशन से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों ने इस क्लास में 3 एप्लीकेशन कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन लेंगे। थैंक यू।